हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान स्टडी पे स्वागत है। आज हम क्लास 9th के जो सिविक्स है चैप्टर नंबर सिविक्स की जो चैप्टर नंबर 2 है संविधान निर्माण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, यहाँ पहले में इसका डेफिनेशन दे रखी है। क्या है कि एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों एवं कानून की किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है संविधान कहलाता है। यहाँ पे संविधान की डेफिनेशन दे दी कि जो कानून और जो कानून की किताब है जिसके अंदर सभी नियम लिखे हैं उसके द्वारा जिसके द्वारा हमारी जो देश की सरकार चलाई जाती है वही संविधान कहलाता है। इसका पालन जो संविधान है उसका पालन सरकार और नागरिकों दोनों को ही करना पड़ता है। उसके बाद रंगभेद की नीति से आप क्या समझते हैं। रंगभेद की नीति बतानी है क्या है। क्या वैसे अगर रंगभेद की नीति हम वैसे देखें तो हम सभी को पता है कि विशेष तौर पर दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने इसका विरोध भी करा था और जो गांधी जी का था इसमें गांधी जी ने भी इसके अंदर अपनी भूमिका निभाई थी। आंसर देख लेते हैं क्या है इसमें। रंगभेद की नीति क्या है। रंगभेद की नीति नस्लीय भेदभाव पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिणी अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच में चलाई गई। अब यहाँ बता दिया नस्ली जो नीति है वो क्या है कि जो रंगभेद की नीति क्या है, जो नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसी को रंगभेद की नीति कहते हैं। ठीक है, और ये विशेष तौर पर कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता। और यहाँ पे सन दे दिया 1948 से 1994 के बीच में ये हुआ था। उसके बाद संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मैं आप सभी को याद दिलाऊँ तो हमारा जो चैप्टर 1 था, ठीक है, हमने उसके अंदर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों में भी ये क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। उसके अंदर भी हमने आंसर देखा था। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है कि समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसी को संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, इससे वैसे ही पता चल रहा है कि संविधान संशोधन शब्द से ही पता चल रहा है क्या होता है कि जो संविधान में संशोधन लाया जाता है उसी को संविधान संशोधन कहते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है कि समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसी को संविधान संशोधन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। क्या है कि ये जो पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता क्या है, वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य अपने किसी भी नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसे, हम सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसने कहा है प्रूफ करो कैसे। ठीक है, हम वही देखते हैं क्या है कि इसके अंदर पहले देना है कि जो भारतीय संविधान है इसके भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा भारत है वहाँ पर किसी भी प्रकार धर्म पंथ जाति जन समूह इनके आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। देन यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉइंट्स इनके, यहाँ कितने पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। अब हमको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है, तो इसमें पहले पॉइंट में ही बता दिया कि यहाँ पे जो सबको है ना पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। सेकंड पॉइंट क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पंथ बदलकर दूसरे पंथ में जा सकता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति की इच्छा है वो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी अपने पंथ को बदल सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है, किसी भी तरह से उपासना करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी रोक टोक नहीं है, जिस भी वो देवी देवता को मानता है या फिर किसी भी चीज़ की पूजा करता है तो उसको हर तरह की स्वतंत्रता है, कोई भी उसको रोकेगा टोकेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नौकरियाँ योग्यता के अनुसार दी जाती है, उसमें धर्म या पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 मुख्य आदर्श दिए गए हैं। यहाँ पे हमको जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो 4 मुख्य आदर्श दिए गए हैं उनके वो बताने हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं एक यहाँ देख लेते हैं डेफिनेशन कि यहाँ पे पहले बताने कि जो हमारी पुस्तक होती है, ठीक है, जो हमारी पुस्तक होती है उसमें सबसे पहले भूमिका लिखी होती है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारे संविधान में शुरू होने से पहले ना उसमें प्रस्तावना लिखी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रस्तावना का पहले तो मतलब बता दिया क्या होता है। प्रस्तावना का मतलब कि जो संविधान शुरू होने से पहले उसमें प्रस्तावना लिखी जाती है। और प्रस्तावना लिखने का उद्देश्य क्या होता है कि जो संविधान निर्माता उसके अंदर क्या चाहते क्या हैं, उनके द्वारा ये जो संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है उस प्रस्तावना में यही बताया जाता है। और जो उन्होंने जो आदर्श दिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रस्तावना के कौन से 4 मुख्य आदर्श थे वो उनको देख लेते हैं। पहला है भारत को एक सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना।
कि भारत को एक सार्वभौमिक, ठीक है, जहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है, वो किसी भी तरह का भेदभाव न हो, या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाना। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय स्थापित करना। थर्ड पॉइंट क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, जो कि ये हम सभी को प्रदान है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, देख लेते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हम सभी को वैसे तो कुछ आंसर पता है इसका, तभी भी एक बार देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते हैं। यदि मतभेद होते भी हैं तो उसे संविधान के अनुसार सुलझा लिया जाता है। अब यहाँ बता दिया पहले पॉइंट में कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, कि जो सरकार है उसके जो अलग अलग अंग है, ठीक है, संविधान के कारण कभी मतभेद नहीं होता है। वैसे तो यदि कभी कभी मतभेद हो भी जाता है संविधान के अनुसार सुलझा लिया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हमारे पास अगर हमारे पास सपोज अगर हमारे पास संविधान ही नहीं होता, ठीक है, फिर जो हमारी सरकार, पहली बात तो सरकार ही ना होती, ठीक है, वो राजा का शासन होता। अगर हमारे पास सरकार भी होती तो जो सरकार के पास जो उनकी शक्तियाँ रहती वो उनका दुरुपयोग करता, ठीक है। अगर हमारे पास संविधान है तो उसके अंदर जो सरकार है वो उसके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, वो जनता के द्वारा बंधा है कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा होती है। ऑब्वियसली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास संविधान है तो जितने भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों के, उनकी भी रक्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। कैसे है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए इसके कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है, ठीक है। हम जब चाहे अपने संविधान को बदल सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। यहाँ पे बता दिया जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जब चाहे अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हम यदि समय के गति के अनुसार, ठीक है, हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन भी ये गया था कि जो अगर हम इसमें हम नेक्स्ट ही क्वेश्चन है कि हम जब चाहे अपने संविधान को बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन 3 प्रक्रियाओं का वर्णन करो जिससे संविधान में संशोधन होता है, ठीक है। संविधान में संशोधन किस प्रकार हो सकता है, हमको उन 3 क्रियाओं को वर्णन करना है। पहला पॉइंट है, संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर बता दिया कि जो संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य के साधारण बहुमत के से तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, मतदान करने वाली 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन किया जा सकता है। तीसरा है, मतदान करने वाली 2/3 सदस्यों के बहुमत के अलावा कुल राज्यों के 50% अधिकारियों विधायिकाओं का बहुमत से संशोधन किया जाता है। यहाँ 3 पॉइंट्स बताए। पहले और दूसरे पॉइंट्स में एक चीज़ कॉमन है कि तो इसमें जो हमारे राष्ट्रपति है उसके हस्ताक्षर चाहिए, दूसरे पॉइंट में भी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे ये है कि सरकार में उपस्थित जो संसद है उसमें उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के जो बहुमत प्रस्तावना पास कर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से बहुमत प्राप्त कर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो हमारे मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत हो, उसके अलावा 50% विधायिकाओं के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यहाँ 3 पॉइंट्स ये इजी से पॉइंट्स है, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं? संघीय सरकार बताना है क्या होती है। भारतीय संविधान में शासन चलाने के 2 प्रकार हैं, ठीक है। 2 प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है। पहला क्या है, केंद्रीय सरकार, और दूसरे क्या है, राज्य सरकार, जो मिलकर भारतीय संघ का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। इसी संघ से था संघीय सरकार पूछा था कि हमको पता है कि जो हमारी भारतीय संविधान है, शासन चलाने की 2 प्रकार की सरकारें हैं। पहला है केंद्रीय सरकार, दूसरा है राज्य सरकार। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एक संघ का निर्माण करती है। उसी व्यवस्था को हम संघीय सरकार
कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या आप क्या समझते हैं आप? भारतीय संविधान की वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। हमसे पूछा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो क्या है कि जो भारतीय संविधान है, हमारा जो संविधान है, उसके सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, वही नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। संविधान सभा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते क्या है कि सभी जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, संविधान सभा कहलाती है। इसी सा क्वेश्चन था कि क्या है कि जो संविधान लिखने का काम करती है वही संविधान सभा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हमको यहाँ प्रस्तावना और उद्देशिका बताना। हमने पहले देखा प्रस्तावना का क्या मतलब होता है। प्रस्तावना का क्या मतलब होता है, जिस प्रकार एक बुक होती है, जो हमारी किताब होती है, पुस्तक होती है, उसको लिखने से पहले उसमें भूमिका लिखी जाती है। उसी प्रकार जब संविधान लिखते हैं उसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। ठीक है, जो प्रस्तावना के माध्यम से जो हमारे संविधान निर्माता है वो क्या बताना चाहता है, उसको बताना चाहते हैं कि इस जो संविधान की बुक है इसके अंदर क्या उद्देश्य क्या है इसका। ठीक है, देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं। यहाँ पे बता दिए कि जो संविधान की शुरुआती मूल्यों की कहाँ से होती है, छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जो संविधान के उद्देश्य, जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं, इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के कितने दिन, जो संविधान निर्माण था उसमें कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने एवं 28 दिन लगे थे। इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है, याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? कितने थे? 299 सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी इजी से क्वेश्चन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमको 6th क्लास से ही बता दिए जाते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि संविधान सभा को मिनी भारत, लघु भारत क्यों कहा जाता है? हमको इसका आंसर देना है कि जो हमारी संविधान सभा है उसको मिनी भारत या लघु भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यही कारण है कि संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है, कि जो हमारे संविधान सभा है उसके अंदर भारत के जितने भी धर्म हैं, सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, इसी कारण से जो हमारा भारत का संविधान है उसको लघु भारत या मिनी भारत के नाम कहा गया है। यहीं पे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है संविधान निर्माण, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आप सभी को कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।